हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रीट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये हर ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते ही हैं। इवन इफ उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करा हो तब भी उनको सेट सिलेक्शन एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगता है कि भाई जब तो मैं अच्छे से पिक कर लूँगा तब मेरे मार्क्स बन जा रहे हैं, जब मैं पिक नहीं कर पाता हूँ तब मेरे मार्क्स नहीं बनते। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हैं जिनको एक्चुअल में सॉल्विंग नहीं आता है, बट क्योंकि उनको सॉल्विंग नहीं आता है तो सॉल्विंग करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो वो ये चीज पे बात रख देते हैं कि मेरा सेट सिलेक्शन अच्छा नहीं है इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आते हैं। तो जो तो सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका काम बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले जेन्युइनली बाय हार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका एप्टीट्यूड का फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो यू विल हैव टू पिक अप सम मटेरियल, सॉल्विंग करना पड़ेगा, आपका बेस डेवलप करना होगा। बेस आपका उतना डेवलप हो जाए कि 10 में से 9 पजल्स आप एटलीस्ट ऐसी हो, अगर टाइमर नहीं है तो आप खुद से सॉल्व करने की कैपेबिलिटी उनको रखते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका उतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि 10 में से 5 या 5 से ज्यादा पजल्स आपके सॉल्व हो पाए। आप फंसे पड़े हो बुरी तरह से, मैक्सिमम पजल्स आपसे सॉल्व नहीं होती, आप सोल्यूशन देखकर आगे बढ़ते हो एंड यू थिंक आपका सेट सिलेक्शन प्रॉब्लम है। भाई मेरे तेरा सेट सिलेक्शन तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी तुझे सॉल्विंग करना नहीं आता, पहले सॉल्विंग सीख ले, तब ही सोचना कि एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो आप इजी रास्ता ना चुनिए कि मेरा सेट सिलेक्शन सही हो जाएगा तो मेरे मार्क्स बन जाएंगे। भाई नहीं बनेंगे, 100 में से एक बार शायद बन जाए, किस्मत अच्छा हो गया इस वजह से, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे अगर आपको जेन्युइनली सॉल्विंग नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेट सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो आपका एक्चुअल में मल्टीपल पजल्स का सॉल्विंग हुआ होना चाहिए। यू मस्ट हैव सॉल्व्ड मल्टीपल पजल्स ऑन योर ओन, सॉल्व्ड मल्टीपल पजल्स। ठीक है जी, आप टेस्ट देने बैठे हो उससे पहले आपके खुद से पजल्स जो है वो सॉल्व हुई होनी चाहिए, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, खुद से एटलीस्ट 150-200 पजल्स आपने करी हो, क्योंकि बात यह है डीएलआर का सिलेबस एज सच बहुत बड़ा नहीं है, टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है, बट उसके बाद में मल्टीपल मिसलेनियस पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिसमें आपका अरेंजमेंट्स, आपका कोर फाउंडेशन का पार्ट है एलआर के अंदर, डीआई में आपका डीआई चार्ट्स, केसलेट्स, आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, गेम्स एंड टूर्नामेंट, रूट्स एंड नेटवर्क्स, सेट थ्योरी, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मल्टीपल ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, सिलेबस का पार्ट है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना आपका जरूरी है। आपने पजल्स लगाए हो, उनके बिना आप आगे बढ़ रहे हो, दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू डीएलआर सेक्शन, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना ये काम करिए। अब सेकंड बात आता है यार, डीएलआर में सेट सिलेक्शन का रास्ता क्या है। देखिए, अगर तो मैं जेन्युइनली बोलूं, मेरा लगभग 10 साल हो गए, मैं डीएलआर के अंदर ही पूरा लगा हुआ हूं 10 सालों से, काफी कुछ सीखा, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी ऐसा लगता है कि यार ये पजल भी मुझे कुछ नया सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें अभी भी लगता है कि यार सब कुछ आ गया। डीएलआर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 10 ईयर्स में भी अगर मैं रेगुलर डीएलआर कर रहा हूं तो मुझे लगे कि मैं 100% हो चुका हूं। हर रोज कुछ ना कुछ नया डीएलआर हमें सिखाने को दे ही देता है। अब अगर मैं इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस अपना आपको इस वीडियो में बताने का ट्राई करूं तो क्या कोई सेट पैरामीटर है जिस बेसिस पे सेट सिलेक्शन किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर बारी कोई भी स्टूडेंट अगर पेपर अटेम्प्ट करता है तो हर बारी वो बेस्ट पजल सिलेक्ट कर ही लेगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। 10 में से 5 बार हो जाएगा, 5 बार नहीं होगा। बट जिसका नॉलेज अच्छा होगा, इवन इफ उसने बेस्ट सेट सिलेक्शन नहीं करा तब भी वो अच्छा परसेंटाइल ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज इतना हो चुका है कि वो अगर मोस्ट इजीएस्ट पजल ना पिक करके सेकंड इजीएस्ट या थर्ड इजीएस्ट भी पिक करता है, देन ऑल्सो वो बंदा सॉल्व कर लेगा क्योंकि उसको एक्चुअल में सॉल्विंग आता है। तो क्या हम वो नॉलेज ऑलरेडी ले चुके हैं या अभी भी हम इस चीज पे डिपेंडेंट हैं कि अगर मैं सबसे इजी पिक कर लूंगा मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा? ठीक है, तो हमारे लिए बेस्ट नहीं होता, बट स्टिल देयर आर सम पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे हम सेट सिलेक्शन कर सकते हैं। वन ऑफ द पैरामीटर इज द फेमिलियरिटी। ये एक ऐसा पैटर्न है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एंड क्योंकि ये वन ऑफ द पैटर्न है इस वजह से वो सेट सिलेक्शन करते हुए फंस भी जाते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर कोर अरेंजमेंट्स का पजल आया, कोर डीआई चार्ट्स का पजल आया, अगर आप कंफर्टेबल हो, कोर गेम्स एंड टूर्नामेंट का पजल आया, कोर सेट थ्योरी का पजल आ गया, वेन डायग्राम का पजल आ गया, कोर आपका ऐसे टॉपिक का क्वेश्चन आ गया जिसको आपको लगता है कि मुझे नॉलेज है, एंड क्योंकि वो पजल आपके पेपर में आ चुका है, आप फेमिलियर हो उसके साथ में, तो आपका मन करता है कि मैं इसको पिक करूंगा, एंड दैट इज नॉट द राइट वे टू डू। आपको फेमिलियरिटी का जस्ट एक हिंट लेना है कि यार ये मेरे लिए फेमिलियर पजल है, तो फेमिलियर पजल आपको ये बेनिफिट देता है कि आप उसको रीड करके अंडर 1 मिनट या अंडर 2 मिनट्स
डिकोड कर सकते हो कि ये पजल मैं एग्जाम कंडीशन में करना चाहूंगा या नहीं। फेमिलियरिटी का सिर्फ इतना बेनिफिट है कि आप जल्दी से जल्दी डिकोड कर पाएंगे कि मुझे ये पजल पेपर में करना चाहिए या नहीं। पेपर में हम वो पजल करेंगे जो मुझे दिख रहा है कि हाँ एंड रिजल्ट तक पहुंच जाएगा और जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, पेपर में ऐसा नहीं कि मेरे लिए फेमिलियर है तो मैं करने बैठ जाऊंगा। फेमिलियर मतलब है कि मैं जल्दी से फिगर आउट कर लूं कि ये पजल मेरे पाले का है या नहीं है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। अब सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये होता है कि उस पजल के स्टेटमेंट्स कैसी हैं, उसका लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कितना बड़ा पजल है, अगर पजल होगा ही इतना बड़ा कि मुझे स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट विल टेक टाइम। 3 to 4 मिनट शायद मुझे पजल को रीड करने में ही लग जाए, समझना 7 to 8 मिनट्स, फिर सॉल्विंग करना, दैट इज अ बिग टास्क। तो जनरली मैं ऐसे पजल्स को अवॉइड करना चाहता हूं जिनका लेंथ बड़ा है, समझने में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऑल्दो वो फेमिलियर है बट लेंथ बड़ा है, नहीं समझ में आ रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं कहूंगा कि राउंड 2 में रख दूंगा। राउंड 1 में मैं सिर्फ वो पजल्स को सिलेक्ट करने का ट्राई करूंगा जो मुझे नजर आ रही है कि हाँ ये बन सकती है। तो लेंथ एक पैरामीटर है, हर बारी लेंथ के बेसिस पे नहीं, बट वन ऑफ द पैरामीटर है जो आप जरूर देखोगे। फेमिलियरिटी एंड लेंथ, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। थर्ड आता है कि उसके कंस्ट्रेंट्स कैसे हैं, क्या उसका स्टेटमेंट उतना इजी या डिफिकल्ट है कि आप उसको इजीली डिकोड या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर पा रहे हो। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली आप उस पजल के अंदर हाथ नहीं डालना चाहोगे। आप चाहोगे कि यार राउंड 1 में नहीं करता, राउंड 2 में मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये आपका लैंग्वेज ऑफ द पजल मैटर करता है। कई बारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि इन्फर करना पड़ता है क्या कहना चाह रहा है। जैसे वोटिंग के क्वेश्चंस होते हैं कई, उनको समझना एक अपने आप में टास्क बन जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कौन बंदा किस राउंड में किसको वोट दे रहा होगा, बड़ा टेढ़ा टास्क होता है कई पजल्स में, तो हम उनको जनरली अवॉइड करते हैं। सिमिलर बेसिस पे फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस बेसिस पे आप किसी भी पजल को सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हो, वो है उसके क्वेश्चंस। आपको पजल समझ में आया नहीं आया, आप उसके क्वेश्चंस रीड करते हो, क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला पजल है या इनडायरेक्ट पजल्स वाला इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वाला पजल है। तो अगर तो डायरेक्ट है तो यू गेट टू नो दैट कि भाई एक केस बनेगा, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे, बट अगर इनडायरेक्ट है तो देयर मे बी मल्टीपल केसेस पॉसिबल एज वेल। फिफ्थ पैरामीटर आ जाता है कि आपका कोई डीआई चार्ट या केसलेट आ गया, तो वो डीआई चार्ट कैसा है, कितना अंदर का डेटा है, वो तभी पता चलेगा अगर आपने एक्चुअल में फर्स्ट चीज करा होगा, मल्टीपल पजल्स आपने सॉल्व किए होंगे। तो ये 5 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिस बेसिस पे आप एक आइडिया जरूर ले सकते हो कि हाँ मुझे सेट को सिलेक्ट करना है या नहीं। अब पेपर का जो बड़ा गेम है, बड़ा पिक्चर है, वो ये है कि टोटल अपने पास में 5 पजल्स आएंगे। हमारा टारगेट है 5 पजल्स में से कितने पजल्स को सॉल्व करना है, मैं आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूं। आपका स्कोर वर्सेस परसेंटाइल फॉर लास्ट 5 इयर्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा अभी। आप ये समझोगे कि अगर मैं 3 पजल्स तक पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट हर ईयर में, 3 पजल्स पे पहुंचने पे आपका परसेंटाइल जो है वो 99 या 99 प्लस चला जाता है। तो आई नीड नॉट बी ग्रीडी ऑल द टाइम। हाँ, अगर मैं 3 बना पा रहा हूं तो मैं और ज्यादा, मैं 4th पजल पे जाने का ट्राई करूंगा, 4 बना पा रहा हूं तो मैं 5th पे जाने का ट्राई करूंगा, बट 3 पजल्स मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे 99 प्लस परसेंटाइल फेच करने में हेल्प कर दे रहे हैं। तो आई विल नॉट बी ग्रीडी, मैं टारगेट रखूंगा कि यार एक एक पजल बढ़ाएंगे और 3 पजल तक मिनिमम पहुंचने का ट्राई करेंगे। कई बार हम रीच कर पाएंगे, कई बार नहीं भी कर पाएंगे, दैट इज फाइन, बट हमारा टारगेट पॉइंट वो रहेगा। ठीक है, अब 3 पजल जब आ रही है ना, तो 5 पजल जब आती है, 1 पजल आया, एक और पजल आया, एक और पजल आया, एक और पजल आया, एक और पजल आया, सारी पजल सेम डिफिकल्टी लेवल पे नहीं होती। अगर आपने कोई सेक्शनल या मॉक दिया है तो यू मस्ट नो अबाउट इट, सारी पजल सेम लेवल की नहीं होती। अगर मेरे पास में ये वाला पजल, एक पजल है वो 8 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी का है, एक पजल मेरे पास में 7 आउट ऑफ 10 की डिफिकल्टी का है, एक मेरे पास में 6 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी का है, एक मेरे पास में 9 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी का है, एंड एक मेरे पास में 5 आउट ऑफ 10 डिफिकल्टी का है। ठीक है जी, ऐसा होता है। सारी पजल सेम डिफिकल्टी लेवल की हो जाए ऐसा बहुत रेयर होता है, मल्टीपल डिफिकल्टी लेवल के पजल्स होते हैं। अब बात यह है कि आप कौन सा पिक करते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट टाइम कैट होता है, इवन रिपीटर भी एक मिस्टेक करते हैं कि जब पेपर ओपन हुआ जो भी फर्स्ट पजल है दे ट्राई टू सॉल्व दैट पजल इटसेल्फ, कि भाई मैं तो ये करूंगा। अब शायद आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, कैट में हर एक के जो पजल्स हैं वो जंबल होते हैं, क्वांट के क्वेश्चन जंबल होते हैं। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पजल 1 आ रहा है, आपको वो पजल 1 नहीं आएगा, तो किस्मत की बात हो जाएगा कि अगर मेरे में पजल 1 इजी आ गया और मैं पजल 1 ही सॉल्व करता हूं तो मैं ऑब्वियसली सॉल्व कर पाऊंगा। बट अगर पजल 1 जो इजी था ही नहीं, वो पजल नंबर 5 पे आया किसी और के सेट में और वो लास्ट पजल तक पहुंचा ही नहीं, तो उसका तो वो पजल मिस हो जाएगा ना। तो हमें ये नहीं देखना कि पहले पे कौन आया, दूसरे पे कौन आया, तीसरे पे कौन आया, मुझे वो अटेम्प्ट करना नहीं। मैं फर्स्ट 2 to 3 मिनट स्टार्टिंग में, आप जब पेपर स्टार्ट करते हो तो आप 4 to 5 मिनट्स लीजिए,
क्योंकि आपका कंफर्ट जोन इतना जल्दी नहीं आएगा। पजल्स को डिकोड करना, समझना कि कौन से अटेम्प्ट करने वाले हैं कौन से नहीं, आपको 5 मिनट तक लग सकता है। बड़ा टाइम है, 40 मिनट्स में से 5 मिनट इस चीज में इन्वेस्ट करना कि कौन से एक या दो पजल्स में सॉल्व करूंगा। बट स्टिल कुछ भी ना सॉल्व करने से बेटर है कि 1 to 2 पजल्स ढूंढ के आप सॉल्व कर पाओगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स का टाइम रखिए एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 5 to 10 सेक्शनल्स मॉक्स। जब भी आप फर्स्ट 5 to 10 पेपर्स दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका स्टार्टिंग का 5 मिनट्स का टाइम आपके पास अवेलेबल है। सारी पजल्स को, क्वेश्चन पेपर मोड रहता है, सारी पजल्स को गो थ्रू करिए। उस क्वेश्चन पेपर मोड से ये फिगर आउट करने का ट्राई करिए जो मैंने 5 पैरामीटर बताए थे, लेंथ क्या है, अपना डिफिकल्टी क्या है, फेमिलियर हो या नहीं हो, क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है, स्टेटमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इन्फर करने वाली हैं या डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे आप जजमेंट लीजिए कि कौन से 2 पजल्स आपको लग रहे हैं कि हाँ मैं इनको राउंड 1 में करना चाहूंगा। वो ऐसा हो सकता है कि शायद आप ये वाला पजल पिक ना करो, आप ये वाला और ये वाला पिक कर लो। तब अगर आपने एक्चुअल में ये वाले चीज पे काम किया हुआ है, आपने मल्टीपल पजल सॉल्व करे हुए हैं, आपका ये वाला और ये वाला पजल सिलेक्ट करना नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। एक चीज और बता देते हैं, आपको कई बारी इजी पजल पिक करना बड़ा टास्क लगता है, तो आप ये वाला स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं कि भाई मैं इजी पजल्स पिक नहीं करता, मैं डिफिकल्ट पजल्स को एलिमिनेट कर देता हूं। मैंने ये 9 लेवल का पजल देखा, यार ये तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, ये तो डेंजरस है, ये नहीं मैं सॉल्व करूंगा राउंड 1 में, ये मेरे लिए कंफर्म है। मैंने ये वाला पजल गो थ्रू करा, मुझे लगा डिफिकल्ट है यार, मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मैं बाद में देखूंगा। मेरे पास ये 3 पजल बची, मैं कोई भी एक पिक करके सॉल्विंग करना स्टार्ट करूंगा। एंड हाई चांसेस है अगर आपने मल्टीपल पजल्स लगा रखी हैं तो आप इनमें से कोई 2 पजल्स तो मिनिमम सॉल्व कर ही लोगे। और DLR सेक्शन में फर्स्ट 20 मिनट्स मतलब फर्स्ट 50% ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा उसके अंदर। अगर आप फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर एक पजल सॉल्व कर लेते हो, फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर आपका एक पजल बन चुका है, कम है बट स्टिल अगर आपका एक बन चुका है ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेटर होगा। 12 मार्क्स अगर आपके बन जा रहे हैं फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 20 मिनट्स में आप 2 पजल सॉल्व कर जाओ क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। बट अगर फर्स्ट 20 मिनट्स में आपका एक भी नहीं हुआ होगा तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो आगे जाएगा एंड उस वजह से आपका जो पजल 3 और पजल 4 और पजल 5 उस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, शायद पजल 1 और 2 भी आपके सॉल्व ना हो, प्रॉब्लम रहता है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दो कि स्टार्टिंग का 5 मिनट्स अभी के लिए, जैसे जैसे आपके पजल्स और सेक्शनल्स थोड़े ज्यादा होते जाएंगे, आपका कंसिस्टेंटली 25+ मार्क्स आने लग गया, तो आप जो है वो 5 मिनट्स को 4 मिनट्स के अंडर लेकर आओगे, 4 मिनट्स को अंडर 3 मिनट लेकर आओगे, 3 मिनट्स को अंडर 2 मिनट्स लेकर आओगे। 2 to 2.5 मिनट्स इनफ होते हैं वैसे ओवरऑल सिनेरियो में, बट ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पजल्स का लेंथ कैसा है। 5 पजल्स बहुत लेंथी आ गए तो ऑब्वियसली पजल्स को गो थ्रू करके एक आइडिया लेने में कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं, उसमें टाइम जाएगा ही जाएगा। अगर पजल्स का लेंथ ही बहुत छोटा आया तो बहुत जल्दी जल्दी आप पता कर पाओगे कि कौन से 2 पजल्स या 3 पजल्स आपको पिक करके सॉल्व करने हैं या कौन से 2 पजल्स आपको एलिमिनेट करना है कि मुझे ये नहीं करना होगा। ठीक है जी, होपफुली एक आइडिया लग गया। फर्स्ट 5 मिनट्स का टाइम लीजिए, जब भी आप नेक्स्ट पेपर देते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स का टाइम लीजिए एंड उसमें डिकोड करिए कि मुझे ये पजल्स करने हैं। ग्रीड मत रखिए, अगर आप एक भी नहीं कर पा रहे हो तो पहले एक का टारगेट रखो, अगर आप एक कर पा रहे हो 2 नहीं कर पा रहे हो तो 2 का ही टारगेट रखिए, 2 कर पा रहे हो 3 नहीं कर पा रहे हो तो 3 का ही टारगेट रखिए। आपका एक भी नहीं हो रहा, आप 3 का टारगेट रख रहे हो, ग्रीडी बन रहे हो, जायज बात नहीं है, फंस जाओगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा कि आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे। ठीक है जी। अब बात आता है कि यार मैंने टेस्ट दे दिया, अब सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स का सेट सिलेक्शन ना होने का और मार्क्स ना आने का होता है कि वो उनको प्रॉपर एनालिसिस का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। DLR में आप जितना मर्जी हाई फाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखने वाला एनालिसिस कर लो कि भाई मेरा ये टाइम लगा इस पजल के अंदर, मुझे इतना नहीं उतना टाइम देना चाहिए था, मुझे क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करना चाहिए था एंड सो ऑन, वो जितने मर्जी आप एनालिसिस कर लो, बट ग्राउंड लेवल का जो एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे टाइमर के साथ में कोई पजल बना नहीं बना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। विदाउट टाइमर मैंने कितना बनाया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और मेरी रोज बहुत सारे लोगों से बात होता है, ईजी स्टूडेंट से बात होता रहता है, कई यूट्यूब से वीडियो देखकर भी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं तो उनसे भी बात होता रहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइंडसेट का है। वो माइंडसेट का प्रॉब्लम क्या है, पेपर में 5 पजल्स आ रहे हैं, मैं एग्जाम में 2 करना चाहता हूं, एनालिसिस में मैं 2 कर रहा हूं और मैं रो रहा हूं कि मैं पेपर के टाइम पर 2 पजल्स क्यों नहीं कर रहा। बहुत खराब माइंडसेट है। अगर आप एनालिसिस में 2 पजल्स बनाकर खुश हो तो आप भूल जाइए कि DLR में आप कभी अच्छा परसेंटाइल ला पाएंगे। आपके एनालिसिस में से 5 पजल्स बनना मैंडेटरी होगा। ये क्वांट्स नहीं है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो मैं DLR सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। DLR में सेट सॉल्विंग है पजल्स के ऊपर बेस्ड, जहां पर आपका नॉलेज जो है वो एप्टीट्यूड का लगेगा। तो अगर आप विदाउट टाइमर, मैं कह रहा हूं 2 घंटे ले ले भाई एक पजल में, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट 5 के 5 अपने आप से बना। जब 5 से 5 अपने आप से बनाएगा
तब जाकर सोचना कि हाँ मैं पेपर के अंदर 2 बना पाऊंगा या 3 बना पाऊंगा, तब वो एक वैलिड अपने पास में आर्गुमेंट रहेगा कि हाँ मैं बना सकता हूँ। बट मैं एनालिसिस में 2 बना रहा हूँ और मेरा एक्सपेक्टेशन है जी 2 ही मैं पेपर के टाइम पर बनाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इस वहम से बाहर आइए, ठीक है जी। आपको एनालिसिस में सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है यार, एक आध पजल 2-3 पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिए, 10-15 पजल्स हो गए, उसमें एक पजल ऐसा आ गया आपको बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा, बहुत डिफिकल्ट बन गया, नहीं पता चल रहा कैसे वो आगे बढ़ेगा, आपने हिंट ले लिया, वीडियो देख लिया, एक्सप्लेनेशन चेक कर लिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका खुद से सॉल्व होना बहुत जरूरी है। वो होगा तब ही जब एक्चुअल में आपने पजल्स खुद से लगाई हुई है। आपने नहीं लगाया हुआ तो ऑटोमेटिकली मींस दैट आप फंसेंगे ही फंसेंगे, आप सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। आई होप सो ये पॉइंट्स के बारे में आइडिया लग गया। अब क्योंकि 3 ही पजल्स का सिनेरियो है, पेपर में कोई भी पजल्स आ सकते हैं, आपको नहीं पता आपका स्लॉट कौन सा होगा, दूसरे स्लॉट में वैसा पजल आ जाए जो आपके कंफर्ट जोन का था, इस पेपर में नहीं आया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतना ही बेटर आप फील करेंगे। हर बारी एक एनालिसिस का जो बेसिक जो ग्राउंड वर्क है वो तो करना ही है कि 5 की 5 पजल्स आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड लेवल पर आपका ग्राउंड वर्क होना चाहिए एनालिसिस के टाइम पर, एक कॉमन मिस्टेक उस पेपर में आपने क्या कर दिया वो नोट डाउन करना। अब वो कॉमन मिस्टेक क्या हो सकता है कि मैंने फर्स्ट पजल जो पेपर में आया था वो डिफिकल्टी लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल मैंने पिक करा और सॉल्व करने का ट्राई करा, वो डिफिकल्ट निकल गया, मैं बुरी तरह से फंस गया। सेकंड कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि मैंने पजल सॉल्व करता गया, 25 मिनट लग गए, 30 मिनट लग गए, सॉल्व नहीं हो रहा था, बट मैं तो प्यार में पड़ गया उस पजल के साथ में एंड में लगा रहा, सॉल्व नहीं हुआ, पूरा पेपर का टाइम चला गया, 0 मार्क्स आया DLR में या नेगेटिव मार्क्स चले गए। तीसरा सबसे बड़ा गड़बड़ ये होता है स्टूडेंट्स के साथ में कि अगर कोई पजल अननोन से आया, उनको दिख रहा है कि भाई मेरे लिए एक नोन पजल है जो शायद छोटे लेंथ का भी है, मैं कर सकता हूं, अननोन था, आप फिर भी टाइम उसमें इन्वेस्ट करते गए, उसके रूल्स समझने में लगे रहे, आपको रूल्स समझ में नहीं आ रहे थे, फिर भी आप उसके साथ स्ट्रक रहे, कोई फायदा नहीं। चौथा, एक और बहुत कॉमन चीज, स्पेशली ये उन पजल्स के साथ होता है जहां पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। जब 5 क्वेश्चंस वाला पजल आता है तो उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कई बार इजी होते हैं, नेक्स्ट 2 के लिए बहुत एफर्ट वो लगवाता है। तो क्या आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करके लास्ट के 2 क्वेश्चंस के लिए इतना ज्यादा एफर्ट लगाया कि आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो आपका जो रिवॉर्ड था विद द टाइम जो आपने इन्वेस्ट करा वो कुछ भी नहीं निकला, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट वो आपने गलत किया। तो आपका एक रिमार्क होना चाहिए, वो सिली मिस्टेक ओरिएंटेड भी हो सकता है कि आपने सब कुछ निकालना था, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए था, आपने परसेंटेज निकाल दिया, परसेंटेज चाहिए था, आपने एब्सोल्यूट निकाल दिया। रिसेंटली एक मॉक हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर सिमिलर मिस्टेक मैंने भी कर दिया था कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए था, परसेंटेज वैल्यू चाहिए था, सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैंने एब्सोल्यूट निकाल दिया था, तो वहां पर एक मिस्टेक हुआ। तो वैसे वाले पैरामीटर्स को आपको नोट डाउन करना है, रिमार्क्स लिखना है कि कहां पर आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, सो दैट आप उसको गो थ्रू कर पाओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस मत करने लगना, एक बेसिक सा एनालिसिस जिसको आप वापस मुड़कर देख पाओ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कि मैंने ये मिस्टेक करी थी, सो दैट मैं दोबारा से सिमिलर लेवल की मिस्टेक्स ना करूं, ठीक है जी। और जो भी स्टूडेंट्स आज के दिन पर DLR में सिंगल डिजिट मार्क्स स्कोर कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा परेशान है कि यार मेरा मार्क्स कभी इंप्रूव होगा या नहीं, देखो एक पेपर लगता है DLR का स्कोर अंडर 50 परसेंटाइल से 99+ परसेंटाइल्स पे जाने पे, बट वो एक पेपर कब आएगा जब आप एक्चुअल पे इस चीज के ऊपर काम कर रहे होगे। अगर आप एक्चुअल पजल सॉल्विंग पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर एक्सपेक्ट करना कि मेरे मार्क्स बनेंगे वो गलत बात होगा। सेल्फ सॉल्विंग करिए, एक एक्स्ट्रा पजल सॉल्व करते ही जो आपका परसेंटाइल 50, 60, 70 दिख रहा है ना, वो आपका परसेंटाइल जो है 15 मार्क्स बढ़ते ही 99+ चला जाता है। तो बहुत मुश्किल नहीं है DLR के अंदर परसेंटाइल्स बढ़ाना, बट हाँ वो इस चीज पे जरूर डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल में कितना नॉलेज हो चुका है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ठीक है जी। आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इसी ओरिएंटेड, कुछ पॉइंट्स हैं और भी मेरे जो माइंड में है, बच्चों के टेंशन रहता है एंड कैसे उस पर वर्क किया जाए वो मुझसे मांगते हैं, तो आई विल क्रिएट मोर सच वीडियोस एंड मैं पजल सॉल्विंग भी वीडियोस भी ऐड करूंगा आने वाले डेज में। एक अपडेट है आपके लिए, कुछ दिनों में शेयर करता हूं, देन हम लोग अपना प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू जी, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ में। दैट विल बी ऑल, बाय बाय।